नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था ग्रुप डिस्कशन सेशन का लास्ट में जो क्वेश्चन था, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा केजी बालकृष्ण। तो जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का नाम लिया जाता है यहाँ पे। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है वो आया है दीपक जी का, जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और पूर्व में डिस्कशन वही करवाते थे। दूसरे स्थान पे जो जवाब आया है नेहा जी का जवाब आया है। और तीसरे स्थान पे राकेश यादव जी का खगड़िया से जवाब आया है। और चौथे स्थान पे कविता जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका भरकस रूप से सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे हो जाएगा? ये एक्सपोसेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एक्सपोसेट से हो जाएगा। बताइएगा, एक्सपोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C58 से एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, इसरो का जो मिशन था स्पेडेक्स, यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। बताइएगा, निसार जो है वह किन किन देशों का संयुक्त मिशन था? नासा और इसरो का नासा और इसरो संगठन का संयुक्त मिशन हो जाएगा जो पृथ्वी के अवलोकन के लिए था। और बताइएगा, इसको जो है निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV F16 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F16 से लॉन्च किया गया था। बताइएगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये LMV M3M6 से लॉन्च किया गया था। LM3M6 हाँ, LVM3M6 से लॉन्च किया गया था। और यह इसका भार कितना हो जाएगा? 6100 kg, जो सबसे भारी हो जाएगा। भारी उपग्रह लॉन्च किया गया था। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? यह महाराष्ट्र को मिला है। और खेलो इंडिया जल खेल जो हुआ था उसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया। खेलो इंडिया जल गेम्स जो हुआ था इसमें कौन सा, डल झील में हुआ था जम्मू कश्मीर के, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे था? MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स में किस राज्य के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया था? यह मणिपुर के द्वारा प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? मणिपुर के द्वारा। और हाल फिलहाल में इसका दूसरा संस्करण घोघला बीच पे ही दीव में प्रारंभ हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12 को चुना गया। किसको चुना गया है? 1/12 को चुना गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी जो है, इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? यह मिस्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मिस्र से हो जाएगा। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? एनालेना बॉरवेक हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एनालेना बॉरवेक हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी जो है वो किन किन देशों के द्वारा की जाएगा? या नीदरलैंड और बेल्जियम के द्वारा किया जाएगा। और बताइएगा, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया। किसको कहा गया? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा गया। और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा गया है? यह बेल्जियम को कहा गया। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्रुसेल्स ही हो जाएगी। ब्रुसेल्स हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? यह सिक्किम में किया है। कहाँ किया है? सिक्किम में किया। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बताइएगा, सिक्किम जो है वह असम राज्य से सीमा लगाती है कि नहीं लगाती है? नहीं लगाती है। बीच में भूटान है, इसलिए असम से सीमा नहीं लगाती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, पश्चिम बंगाल और भूटान से लगती है। किससे लगती है? नेपाल, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और भूटान से लगती है। बताइए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा गया है? भूटान को ही कहा गया। किसको कहा गया? भूटान को ही लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा गया है। बताइएगा,
बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? 67.13% हो जाएगा, 67.13% हो जाएगा। और विधानसभा चुनाव जो बिहार में हाल फिलहाल हुए हैं उसमें विधानसभा सदस्य सीटों की संख्या कितनी थी? 243 हो जाएगी, जिसमें बीजेपी ने कितने सीटों पे बढ़त हासिल किया है? 89, और जेडीयू ने 85 सीटों पे बढ़त हासिल किया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 2023 में हुई बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत हिंदू थे? 81.99, हाँ 99%, 81.99% हो जाएगा। मुस्लिमों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? 17.7 हो जाएगी। और हमारे बिहार में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनका कोई धर्म और जाति नहीं थी, वैसे लोग कितने हो जाएंगे? 2246 से 2146 थे, 2146 है, हाँ 2146 व्यक्ति जो थे जिनका कोई धर्म और कोई जाति भी नहीं है, जातिगत जनगणना में यह उभर कर आया था। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के सुनार और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? यह उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? यह उड़ीसा को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड दिया गया है? यह अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया। किसको दिया गया? अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कृषि के साथ पशुपालन जो होता है इसको कौन सी कृषि कहा जाता है? मिश्रित कृषि का स्वरूप कहा जाता है। जी, कृषि के साथ साथ पशुपालन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि का स्वरूप कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किल ड्राइव कहाँ लॉन्च किया है? यह जयपुर में लॉन्च किया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ड्रग तस्करी वाली जहाजों के विरुद्ध ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर जो है वह किस देश ने लॉन्च किया है? यह USA के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? USA के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? यह गोवा की पुलिस हो जाएगी। कहाँ की पुलिस हो जाएगी? गोवा की पुलिस जो हो जाएगी। यह 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन जाएगी। बताइएगा हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया है? यह कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। बताइएगा गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ था? या 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ था। कैवां संस्करण प्रारंभ हुआ था? 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में आईफा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। हाँ आईफा जयपुर में आयोजित हुआ था। बताइएगा हाल ही में RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हो गया है? 2.1% हो गया है। और पूर्व में यह कितना था? 11.18% था। कितना था? 11.18% था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 2.1% हो गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ लिया है? या 10वीं बार शपथ लिया और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज भी करवा दिए। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले व्यक्ति। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह 23वां स्थान मिला। और बताइएगा आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? यह जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी अंडर-19 2026 का जो आयोजन होगा किसकी मेजबानी में होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होगा। और बताइएगा नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विंडहॉग हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विंडहॉग हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? यह रोजर फेडरर को किया गया है। किनको शामिल किया गया? टेनिस के हॉल ऑफ फेम में रोजर फेडरर को शामिल किया गया। बताइएगा हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? यह दिल्ली के द्वारा की गई है। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? यह दिल्ली के द्वारा की गई। और दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा रेबीज जो है वह किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। रेबीज का कारण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लेप्डो वायरस हो जाएगा। रेब्डो वायरस। बताइएगा हाल ही में पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? यह हाल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? हाल के द्वारा बनाया गया। और बताइए महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 14 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा चंदन जी। अभी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में किस देश के एयर शो IAF तेजस जेट जो है क्रैश हो गया? हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF तेजस जो है वह क्रैश हो गया है? यह यूएई में हो गया था। वहां प्रदर्शनी के दौरान जो है ना क्रैश हो गया था। बताइएगा हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपप्परन कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। तिरुपरन कुंद्रम मंदिर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहेका कहां में कमीशन किया है? यह मुंबई में किया है। कहां में कमीशन किया है? यह मुंबई में। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहेका कमीशन किया है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? यह ओमान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। मस्कट किसकी राजधानी है? बताइएगा हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ था? यह मणिपुर हो जाएगा। संगाई महोत्सव कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा खोमजोंग उत्सव कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। चापचारकुट कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बताइएगा हरेला उत्सव कहाँ होता है? उत्तराखंड में। और हरेली कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह पंजाब में हुआ। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह पंजाब के लुधियाना में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा 5वां राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यह राजस्थान जयपुर में आयोजित किया गया था। बताइएगा तीसरे पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय पैरा गेम्स यह नई दिल्ली में किया गया था। बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन जो है वह कहाँ होगा? ग्लासगो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्लासगो स्विट्जरलैंड। 2030 में अहमदाबाद में जो होगा ना उसका मेजबानी भारत के द्वारा लिया गया। बताइएगा हाल ही में नलसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किन्हें किया गया है? जे विक्रम नाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे विक्रम नाथ हो जाएंगे। नलसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? जे विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावाखिर सिंडारोव का संबंध कहां से हो जाएगा? उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। जावोखिर सिंडारोव का संबंध। बताइएगा हाल ही में मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 13 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं। और बताइएगा हाल ही में ISO या IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी हो गई है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम हो जाएगी। कौन सी कंपनी हो जाएगी? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह ज्ञानेश कुमार को किया गया। किनको किया है? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। बताइएगा हाल ही में केरल के पेरियार बेकल वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में किस ग्रह के मैप के रूप में शामिल किया गया है? यह मार्स अर्थात मंगल। और बताइए क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य है? मंगल और बृहस्पति के मध्य हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य है? मंगल और बृहस्पति के मध्य हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान प्रारंभ किया है? यह ICC के सहयोग से किया। हाल ही में यूनिसेफ ने किस संगठन के सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन योजना जो है प्रारंभ की है? यह ICC के सहयोग से की है। किसके सहयोग से की है? ICC के सहयोग से यह अभियान प्रारंभ किया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे भैरव बटालियन का संबंध जो है वह किससे हो जाएगा? यह ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। भैरव बटालियन का संबंध किससे हो जाएगा? ड्रोन टेक्नोलॉजी से इसका संबंध हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मैक्सिम बुटकोविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार
वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? यूक्रेन से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? यूक्रेन से हो जाएगा। यूक्रेन के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाकर रूस पे आक्रमण किया गया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? यह इटली की हो जाएंगी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगी? इटली की हो जाएंगी। और बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज हो जाएंगे। और यह एक कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और दूसरे कार्यकाल में हाथ लगा दिए हैं। बताइएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? या चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किस शहर ने प्राप्त की है? या चंडीगढ़ के द्वारा प्राप्त की गई है। किसके द्वारा प्राप्त किया? चंडीगढ़ के द्वारा। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? यह 2026 को किया है। संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? वर्ष 2026 को घोषित किया है। बताइएगा, हाल ही में 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हो गए हैं? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य का बालोद जो है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बालोद जिला जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, किस राज्य में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इसका संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएगा? अनुच्छेद 22 से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किस संस्था के द्वारा अपना शताब्दी दिवस मनाया गया है? यह यूपीएससी के द्वारा मनाया गया है। 1 अक्टूबर 2025 को किस संस्था ने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यह यूपीएससी के द्वारा शताब्दी दिवस मनाया गया है। तो साथियों, आज का जो करंट का सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो थे वह किसकी हत्या के प्रमुख अभियुक्त हुए थे? या कर्जन वायली की? जैक्सन की हत्या न हो जाएंगे। कौन हो जाए? अनंत कन्हरे जो जैक्सन की हत्या के मदन लाल ढींगरा जैक्सन की हत्या की। कर्जन की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो थे वह जैक्सन की हत्या किए थे। और बताइएगा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो थे इनको कब फांसी दे दी गई थी? यह 1910 में दे दी गई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हरे को कब फांसी दे दी गई थी? 1910 में दे दी गई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो थे वो जैक्सन की हत्या किए थे और मदन लाल ढींगरा किसकी हत्या किए थे? विलियम कर्जन वायली की हत्या किए थे। किसकी हत्या किए थे? विलियम कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। बताइएगा, वासुदेव बलवंत फड़गे जो थे यह इनको कब फांसी दी गई थी? नहीं सॉरी, ये तो प्राण त्याग दिए थे। वासुदेव बलवंत सजा काला पानी के सजा में प्राण त्याग दिए थे इन, हाँ, भूख हड़ताल से। बताइएगा, विष्णु गणेश पिंगल जो थे इनको कब फांसी दे दी गई थी? विष्णु गणेश पिंगल को यह उन्हें 1915 में फांसी दे दी गई थी। विष्णु गणेश पिंगल को कब फांसी दे दी गई थी? 1915 में फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, चटगांव शास्त्रागार जो हुआ था इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सूर्य सेन हो जाएंगे। और इनका उपनाम क्या था? मास्टर दा हो जाएगा। बताइएगा, सूर्य सेन को फांसी कब दे दी गई थी? 1934 में दे दी गई थी। सूर्य सेन को फांसी कब दे दी गई थी? 1934 में फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, वीना दास जो थी जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था, इनको कितने वर्षों की कठोर कारावास की सजा मिली थी? या 9 वर्षों की कठोर कारावास की सजा मिली थी। किनको मिली थी? वीना दास को। और इन्होंने जो है ना अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। बताइएगा, जगन्नाथ सिंधे जो थे, जगन्नाथ सिंधे जो सोलापुर थाने पर हुए हमले के मुख्य आरोपी थे, जगन्नाथ सिंधे, इनको कब फांसी दे दी गई थी? इन्हें 1931 में फांसी दे दी गई थी। जगन्नाथ सिंधे को कब फांसी दे दी गई थी? 1931 में जगन्नाथ सिंधे को फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, असित भट्टाचार्य को किस जेल में फांसी दी गई थी? असित भट्टाचार्य को, जो हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के मामले में आरोपी थे, असित भट्टाचार्य, इनको 1934 में फांसी दे दी गई थी। असित भट्टाचार्य को कब फांसी दे दी गई थी? 1934 में। और यह हबीबगंज रेल डकैती से संबंधित हो जाएंगे, हबीबगंज। बताइएगा,
7 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925, सॉरी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। और जिसमें किस ट्रेन में लूट की गई थी? 8 डाउन ट्रेन में लूट की गई थी, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ की ओर 8 डाउन ट्रेन में अंग्रेजी खजाने को लूट लिया गया था। बताइएगा कुशाल कोवर जो थे, कुशाल कोवर, इनको कब फांसी दे दी गई थी? कुशाल कोवर को 1943 में दे दी गई थी। कुशाल कोवर को कब फांसी दे दी गई थी? 1943 में कुशाल कोवर को फांसी दे दी गई थी। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में कब मृत्यु हो गई थी? 1945 में। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में कब की गई थी? 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1843, 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। बताइएगा बंगाल गजट जो है वह कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में हो जाएगा। और बंगाल गजट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जेम्स एगस्टस हिक्की हो जाएंगे। बंगाल गजट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जेम्स एगस्टस हिक्की हो जाएंगे। बताइएगा मद्रास कुरियर के संस्थापक कौन थे? या रिचर्ड जॉनसन हो जाएंगे। मद्रास कुरियर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रिचर्ड जॉनसन हो जाएंगे। बताइएगा दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? दिग्दर्शन के जॉन क्लार्क मार्समैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन क्लार्क मार्समैन जो हो जाएंगे वो दिग्दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यह राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और मिरातुल अखबार जो था वह किस भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी? यह फारसी भाषा में हो जाए। मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी? यह फारसी भाषा में थी। और मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। बताइए समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी हो जाएंगे। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी हो जाएंगे। और यह पहला बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। बताइएगा बंगदूत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बंगदूत के यह राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बंगदूत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा उर्दंत मार्तंड के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये युगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? युगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? यह उर्दंत मार्तंड हो जाएगा। और बताइएगा जाम-ए-जहानुमा जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? जाम-ए-जहानुमा यह 1822 में हुई थी। जाम-ए-जहानुमा की स्थापना कब हुई थी? 1822 में जाम-ए-जहानुमा की स्थापना हुई थी। और यह उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र था। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र था? जाम-ए-जहानुमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जाम-ए-जहानुमा। और फारसी भाषा का कौन सा समाचार पत्र हो जाएगा? मिरातुल अखबार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिरातुल अखबार। बताइएगा रस्तगुफ्तूर के संस्थापक कौन थे? यह दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। रस्तगुफ्तूर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और बताइएगा वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन प्रख्यात है? दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। बताइए क्रांतिकारियों का पिता किन्हें कहा गया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा गया है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा गया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा गया। बताइएगा हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? या गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और हिंदू पैट्रियाट की स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी। बताइएगा सोम प्रकाश जो पत्रिका थी इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। सोम प्रकाश पत्रिका जो हो जाएगी इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। बताइएगा इंडियन मिरर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। और सोम प्रकाश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। तो साथियों हिस्ट्री के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वायुमंडल की क्षणिक अवस्था जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे मौसम कहा जाता है। वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जबकि अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगी। भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बताइएगा कर्क रेखा जो है भारत को बराबर भागों में बांटती है नहीं बांटती है? बांटती है। कर्क रेखा जो हो जाएगी भारत को बराबर भागों में बांटती है। और बताइएगा कर्क रेखा से गुजरने वाली जो
पश्चिम की ओर सबसे अंतिम राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। गुजरात कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। बताइएगा, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। यह स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक एवं वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक हो जाएंगे। दो दो वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक हो जाएगा। बताइएगा, शिमला और चंडीगढ़ एक ही अक्षांश में अवस्थित है, किंतु इनके तापमान में अंतर है। ऐसा क्या होता है? ऊंचाई के कारण। किसके कारण होता है? ऊंचाई के कारण जो है इनके तापमान में अंतर होता है। बताइएगा, कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत की उत्तरी भाग जो हो जाएगा वह किस कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग है वह कौन सा भाग पड़ता है? उष्ण कटिबंध भाग हो जाएगा। उत्तर में शीतोष्ण एवं दक्षिण में उष्ण कटिबंध भाग हो जाएगा। बताइएगा, भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव किस क्षेत्र में होता है? यह दक्षिणी क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? दक्षिणी भारत क्षेत्र में होता है। बताइएगा, अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभाता है? यह हिमालय पर्वत हो जाएगा। कौन निभाता है? अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभाता है? हिमालय पर्वत हो जाएगा। और हिमालय पर्वत जो हो जाएगा वो किस पर्वत का स्वरूप हो जाएगा? नवीनतम पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। किस पर्वत का स्वरूप हो जाएगा? नवीनतम पर्वत का। बताएगा, अरावली पर्वत जो है वह किस पर्वत का स्वरूप हो जाएगा? अपभ्रंश पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। अरावली पर्वत किस पर्वत का स्वरूप हो जाएगा? अपभ्रंश पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा, ऊंचाई के साथ तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटता है। और बताइएगा, 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर तापमान में कितना परिवर्तन होता है? 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह तापमान घट जाता है। ऊंचाई 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान जो होता है वो घट जाता है। और गहराई यानी समतल जो धरती का धरातल है इसके तह में जाने पर 1 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान पे परिवर्तन पड़ता है? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऊपर जो ऊंचाई 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तापमान, और नीचे धरातल में जाने पर 1 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। बताइएगा, विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक ठंडे होते हैं। विरल ऊंचाई के कारण जो होता है मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा में पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं अधिक ठंडे होते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है गिरता है। बताइएगा, आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश में स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ही अक्षांश में आगरा एवं दार्जिलिंग उपस्थित है। आगरा का तापमान जनवरी में कितना हो जाता है? 16 डिग्री सेल्सियस, तब जबकि दार्जिलिंग का कितना हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बताइएगा, भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को कितने कारकों के रूप में विभाजित जाना जाता है? या 3 कारकों के रूप में विधि में कारक या विधि के रूप में जाना जाता है। वायु दाब एवं पवन का धरातल का विवरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारक, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ एवं दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों से संबंधित हो जाएगा। बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। और कितने प्रतिशत होती है? 80% होती है। और बताइएगा, सर्दियों के मौसम में चंडीगढ़ एवं तमिलनाडु में बारिश होती है। इसके लिए कौन सी मानसून उत्तरदायी होती है? लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगी। और इससे कितने प्रतिशत वर्षा हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 20%। बताइएगा, शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया के वायुदाब के वितरण से क्या होता है? प्रभावी होता है। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया के वायुदाब के विवरण के कारण क्या होता है? प्रभावित होता है। बताइएगा, मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनें जो है वह कहाँ में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है? यह अपने भारत में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? अपने भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में भारत में पहुंचती है। बताइएगा, तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलने वाले वायु प्रवाह को क्या कहा जाता है? जेट प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट प्रवाह कहा जाता है। बताइएगा, गर्मी के मौसम शुरू होने पर जब दोनों
गर्मी के मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है तो उपमहाद्वीपीय में निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों के वायु परिसंचरण के उत्क्रमण होते हैं और जुलाई के मध्य में धरातल के निकट क्या होता है, निम्न वायुदाब पेटी बनता है, जिसके कारण कौन सा अभिसरण क्षेत्र क्रिएट होता है, यह अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। बताइएगा किस महाद्वीप में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट प्रवाह जो होता है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, या जून माह में चलता है। किस माह में चलता है, जून माह में प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में पूर्वी जेट कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और जेट प्रवाह अगस्त में जो होता है वह कितना डिग्री उत्तर अक्षांश में होता है, 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में, तथा सितंबर में कितना हो जाता है, 22 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित हो जाता है जेट प्रवाह। अगस्त में कितना डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में, जबकि सितंबर माह में कितना हो जाता है, 22 डिग्री उत्तर अक्षांश में यह स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः कितना से परे नहीं होता है, कितना डिग्री अक्षांश से परे नहीं हो जाएगा, या 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वह 13% होता है ना, 20 बोल दिए। लौटती हुई मानसून से कितना प्रतिशत बारिश हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब लुसेंट सीरीज के माध्यम से फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो होते हैं वह कहाँ स्थित होते हैं, एक ही तल में अवस्थित होते हैं। बताइएगा किस घटना के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि आयाम, वेग एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, या अपवर्तन के कारण। किसके कारण हो जाता है, अपवर्तन के कारण आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि आयाम, वेग एवं तरंग दैर्घ्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बताइएगा किस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी निर्मित होता है, या उत्तल दर्पण में हो जाएगा। किस दर्पण में हो जाएगा, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी निर्मित होता है। बताइएगा वाहनों के रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर जो होता है वह किस दर्पण से निर्मित होता है, उत्तल दर्पण का निर्मित होता है, और इसी से जो है ना चालकों के द्वारा पीछे की स्थिति को देखा जाता है। बताइएगा सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा में विचलित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और बताइएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बताइएगा मृगमरीचिका की जो घटना होती है किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। मृगमरीचिका की घटना क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना के कारण होती है। बताइएगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह किसका नियम हो जाएगा, स्नेल का नियम हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। इसको किसका नियम कहा गया, इस नियतांक को स्नेल का नियम कहा गया। बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह स्नेल के द्वारा, स्नेल एवं स्नेलियस के द्वारा की गई थी। स्नेल ही उन्हीं का नाम स्नेलियस हो जाएगा। बिलेव रोड स्नेल वन या बिलेव रोड स्नेलियस के द्वारा की गई थी। बताइएगा कुछ माध्यमों में अपवर्तनांक बताना है। बताइएगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा। बताइएगा जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.33। बताइएगा कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा। और जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक हो जाएगा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। बताइएगा सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का हो जाएगा। किसका सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का होता है। बताइएगा और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। बताइएगा
पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो किस रंग में ज्यादा होती है? लाल रंग में ज्यादा होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। बताइएगा अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। और बताइएगा प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके गमन में क्या प्रभाव पड़ता है? अविलंब से दूर हट जाती है और तेजी से गमन करती है। अविलंब से दूर हट जाती है और तेजी से गमन करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण क्या होता है? कम होता है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? कम होता है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण क्या होता है? कम होता है। बताइएगा जल में पड़ी परख नली का चमकना जो हो जाएगा यह किस घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जल में रखी पड़ी परख नली का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बताइए कांच में आई दरार का चमकना यह भी TIR अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। कांच के हुए टूटे हुए भाग का चमकना जो किससे हो जाता है? दरार वाला भाग जो होता है वह TIR के कारण ही संभव हो पाता है। बताइएगा समांतर दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहा जाता है? समांतर दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस हो जाएंगे। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। और लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो साथियों फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ECG जो जांच होती है वह मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? वह हृदय से संबंधित हो जाएगी। और बताइएगा EEG किसके लिए होती है? किस शरीर के किस अंग के लिए? या मस्तिष्क के लिए हो जाएगा। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं विक्रम भैया। हाँ ECG का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। और EEG का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा EVM का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। EVM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें बिहार सरकार के द्वारा जो था वह वोटरों की संख्या जो एक EVM मशीन में 1500 से कम करके कितनी कर दी गई थी? 1200 कर दी गई थी। एक EVM मशीन में जो है यह चुनाव आयोग के द्वारा ना होगा, चुनाव आयोग के द्वारा जो है 1200 से घटाकर 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई। बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। और FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम इटली हो जाएगा। और FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में FAO की स्थापना हुई थी। बताइएगा FM का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। FM का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। बताइएगा GMT का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। GMT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। और भारत GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे हो जाएगा? 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। बताइएगा GST का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। GST का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और बताइए भारत में GST कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और इससे संबंधित संविधान संशोधन कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। बताइएगा 103वां संविधान संशोधन जो 10% आरक्षण जो देता है EWS को, यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। बताइएगा HMT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो जाएगा। HMT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो जाएगा। बताइएगा IDBI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। IDBI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप हो जाएगा।
बताइएगा जेएनयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो जाएगा। जेएनयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। और जिसकी वर्तमान में वीसी जो है वो कौन है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित हो जाएंगे। जेएनयू के अभी वर्तमान में वीसी कौन है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित हो जाएंगे। और बताएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल जो है वह किसकी कुलपति है, या इग्नू की हो जाएंगी। प्रोफेसर उमा कांजी लाल जो है, कांजी वाला है ना, कांजी वाला, हाँ, यह किसकी वीसी हो जाएंगी, या इग्नू की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। एलईडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। बताएगा आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा आईएमएफ का पूर्ण रूप। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना जो है वह किस समझौते के तहत हुई थी, किस सम्मेलन के समझौते से हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अभी बताएगा वर्ल्ड बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बग्गा हो जाएंगे, जो भारतीय मूल के अजय बग्गा हो जाएंगे। और बताएगा अभी हाल फिलहाल में डी गुकेश को अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा शतरंज का जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें हराया गया है। अभिमन्यु मिश्रा का संबंध किस देश से हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। जो भारतीय मूल के हो जाएंगे, अमेरिकी नागरिक हो जाएंगे। बताएगा एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा एमएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। एमएमएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा एमएमएस का पूर्ण रूप। बताइएगा एनजीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन टर्बुलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन टर्बुनल हो जाएगा, टर्बुनल। और इसका स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई है मास्टर साहब, 2010 में हुई थी, अक्टूबर 2010। ओएनजीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ओएनजीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो जाएगा। ओएनजीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन जो महेश बंडवाल द्वारा रचित है, इसका जो होमवर्क बायो के माध्यम से दिया गया था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया गया था, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है, या जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। बताइएगा जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त होता है, यह एरोबिडोप्सिस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, एरोबिडोप्सिस से प्राप्त किया जाता है जीनोम का संपूर्ण ज्ञान। बताइएगा पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। और इसका कहाँ होता है, भारत में हैदराबाद में होता है। कहाँ होता है, हैदराबाद में होता है। बताइएगा गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन जो होता है वह किससे निर्मित होता है, या प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन किससे निर्मित होता है, या प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के किस रूप में सहयोग करता है, या विकास में सहयोग करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किस रूप में सहयोग करता है, विकास के स्वरूप में, वृद्धि करने के स्वरूप में सहयोग करता है। और बताइए विटामिन का हमारे शरीर का क्या सहयोग रहता है, विटामिन का, या रोग प्रतिरक्षा करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरक्षा करता है। बताइएगा भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वॉर्म का विकास किया था, या प्रोफेसर गोपीनाथ के द्वारा किया था। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वॉर्म का विकास किया था, या प्रोफेसर गोपीनाथ के द्वारा किया गया था। बताइए 2,4-D जो है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, खरपतवार नाशी का प्रयोग स्वरूप हो जाएगा। 2,4-D किसका उदाहरण हो जाएगा, खरपतवार नाशी का प्रयोग हो जाएगा। और बताइएगा किस पादप हार्मोन का प्रयोग खरपतवार के नाशक के रूप में किया जाता है, या ऑक्सीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बायोचिप में क्या क्या होता है, बायोचिप में या आरएनए डीएनए और प्रोटीन होता है। बायोचिप में क्या क्या उपलब्ध होता है, आरएनए डीएनए और प्रोटीन उपलब्ध हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ अवस्थित है, या नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ हो जाएगा, या नई दिल्ली में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया है, एडवर्ड जेनर को कहा गया है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया है, एडवर्ड जेनर को कहा गया है। बताइए भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिगर प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित हो जाएगा, या हैदराबाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हैदराबाद।
सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हो जाएगा, जो हैदराबाद में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। बताइए मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव कौन सा हो जाएगा? यह डॉली हो जाएगा। यह भेड़ था। भेड़ था। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव कौन हो जाएगा? डॉली हो जाएगा। बताइए वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? UTX हो जाएगा। कौन हो जाएगा? UTX। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? या मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान करना हो जाएगा। विश्व स्तर पर प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान करना हो जाएगा। बताइएगा परखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? माता के शरीर के बाहर किया जाता है। बाहरी परिवेश में जो होता है निषेचन किया जाता है और पुनः इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है माता में। बताइएगा किस वैज्ञानिक को सुजुननिकी का जनक कहा जाता है? सुजुननिकी का इजुनिक्स का जनक कहा जाता है। या फ्रांसिस गाल्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस गाल्टन को क्या कहा जाता है? यूजिनिक्स का जनक कहा जाता है। बताइएगा जीनोम ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य हो जाएगा? जीनोम ट्रांसप्लांटेशन से यह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण हो जाएगा। जीनोम ट्रांसपोर्टेशन का संबंध क्या हो जाएगा? एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का स्थानांतरण हो जाएगा। अंगों का स्थानांतरण या प्रत्यारोपण कहिए। बताइएगा भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। बताइएगा डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और बताइएगा मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। बताइएगा अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? ये जेम्स डी वाटसन को मिला था। किनको मिला था? जेम्स डी वाटसन को मिला था। और भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज किनको मिला था? रॉयंटजन को मिला था। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में बेनहॉक करके है बेनटॉक को, उनको मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में। 83 में मिला था। सीवी रमन को 30 में मिला था। हरगोविंद खुराना को 83। विक्रम भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। तो साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य जो है इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज सूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज सूची के संबंध में रखा गया। राज सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। राज सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। बताइएगा संघ सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 97 विषय हो जाएंगे। संघ सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 97 विषय थे। अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 100 सूचियां हो जाएंगी। और बताइएगा राज सूची में पूर्व में कितनी विषय थे? 66 विषय थे। अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 61 विषय हो जाएंगे। और संवर्ती सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 47 विषय थे। अभी कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। बताइएगा 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। हाँ 68 में हो जाएगा। हरमन खुराना शेखर को मिला था। हाँ। बताइएगा केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? या नागालैंड में हो जाएगा। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। बताइए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ML दंतवाला की अध्यक्षता में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ML दंतवाला की अध्यक्षता में की गई थी। बताइएगा कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब कर
दिया गया था? 1985 में कर दिया गया था। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब कर दिया गया था? 1985 में कर दिया गया था। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बताइएगा भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20 हो जाएगी। कृषि क्षेत्र की संख्या 20 हो जाएगी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बताइए भारत के कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में हुई थी। मोहम्मद यूनिस इसके सलाह मतलब रचनाकार हो जाएंगे या ढांचा तैयार करने वाले व्यक्ति। बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा संगठन है? या नेफेड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेफेड हो जाएगा। बताइएगा भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग कितना प्रतिशत? 60% हो जाए। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार कितना प्रतिशत प्रदान करता है? 60%। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यह वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम था यह कब प्रारंभ किया गया था? 2008 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? सीमांत जोते कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत जोते कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को। 1 हेक्टेयर से कम कृषि का जो भूमि जिस किसान के पास होता है ना उसको क्या कहा जाता है? नहीं किसान गरीबी कुछ कहा जाता है। हाँ, भूल रहे हैं अभी। बताएगा मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? या कर्नाटक के द्वारा लागू की गई थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? या कर्नाटक राज्य के द्वारा लागू की गई थी? बताएगा राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? या विश्व बैंक के द्वारा होता है? राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदत्त अभिकरण के द्वारा होता है? या विश्व बैंक के द्वारा होता है? बताइएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। और आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता यूएनडीपी ने किसको कहा था? यूएनडीपी के द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता या प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को कहा गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पादपों में किस अंग के द्वारा प्रासरण प्रक्रिया से जल अवशोषण होता है? यह मूल रोमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा प्रासरण प्रक्रिया से जल का अवशोषण पादपों में होता है। बताइएगा पौधों की जड़ों का कार्य भूमि से क्या होता है? किसका अवशोषण करना होता है? जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। और बताइएगा पादप जो होता है वो नाइट्रोजन कहाँ से किस अंग से प्राप्त करते हैं? किस अंग से ग्रहण करते हैं? या जड़ों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पादप नाइट्रोजन जड़ों से प्राप्त करते हैं। और बताइएगा कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की आपूर्ति कहाँ से करते हैं? कीटों का भक्षण करने से करते हैं। किससे करते हैं? कीटों के भक्षण के द्वारा नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और नेफेलेंथिस जो हो जाएगा नेफेलेथिन्स, हाँ यही पादप जो हो जाएगा वो कीट भक्षी पौधा हो जाएगा। बताइएगा द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकार जो होते हैं वो कैसे प्राथमिक मूल बनाती है? या लंबे होने से प्राथमिक मूल बनाती है? कैसे मूल बनाती है? लंबे होने से प्राथमिक मूल निर्मित करती है। और जो कहाँ पे उगती है? या मिट्टी में उगती है। प्राथमिक मूल जो होता है वह किस ओर निकलती है? या पार्श्वीय मूल की ओर निकलती है। किसकी ओर निकलती है? पार्श्वीय मूल की ओर, जिन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक मूल भी कहा जाता है। बताइएगा गाजर का जो स्वरूप होता है वह कैसी जड़ का स्वरूप होता है? मुसला जड़ का हो जाएगा। गाजर का स्वरूप जो होता है कैसा जड़ का स्वरूप होता है? मुसला जड़ का हो जाएगा। और बताइएगा सलजम का कुंभी रूप हो जाएगा। सलजम का कैसा स्वरूप होता है? जड़ों का कुंभी रूपी हो जाएगा। और बताइएगा शकरकंद का कैसा होता है? गांठदार हो जाएगा। शकरकंद का कैसा हो जाएगा? गांठदार हो जाएगा। मूली का कैसा हो जाएगा? तुर्क रूपी हो जाएगा। बताइएगा वैसे मूल
मूलांकर जो बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती है उसको कैसी जड़ें कहा जाता है, वैसे मूल जो मूलांकर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती है उसको कैसा जड़ कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। कैसा जड़ कहा जाता है, अपस्थानिक। नहीं देखते बरगद बरगद में तना से निकल जाता है, वो अपस्थानिक जड़ का ही स्वरूप हो जाएगा। और जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ हो जाएगी। मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। बताइएगा सरसों का जो पौधा होता है उसमें कैसा जड़ पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है। सरसों के पादप में कौन सा कैसा जड़ पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है। और बताइएगा गेहूं के पौधे में कैसा जड़ पाया जाता है, रेशेदार पाया जाता है। ये देखते हैं रेशे की तरह रहता है। गेहूं के पौधे में कैसा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़ पाया जाता है। और घास एवं बरगद में कैसा जड़ पाया जाता है, अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। और जड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बताइएगा गाजर में कैसा जड़ का स्वरूप होता है, यह शंक्वाकार हो जाएगा। गाजर में कैसे जड़ का स्वरूप होता है, शंक्वाकार हो जाएगा। बताए तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस दिया गया था वो बायो के माध्यम से समाप्त कर दिया गया ग्रुप डिस्कशन करा के। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य रेलवे का जो सामान्य अध्ययन एसपीडी पब्लिकेशन का है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन कौन सी अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, आर्गन का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। पता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बताइएगा किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के कैसी होती है, अनुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तब ना बोलते हैं V बराबर आई आर, आर बराबर V बाई आई। बताइएगा प्रोपाइन में कैसा बंद होता है, प्रोपाइन में यह त्रिबंध हो जाता है। और बताइएगा N2 में कैसा बंद हो जाएगा, त्रिबंध होता है। N2 में भी त्रिबंध होता है। N2 में कैसा बंद हो जाएगा, त्रिबंध। और प्रोपाइन में कैसा बंद हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो होता है वह क्या माप, कौन सा माप के लिए उपयोगी होता है, द्रव्यमान का मापन या जड़त्व के लिए उपयोगी होता है। और बताइएगा हाइड्रा जो है वह किस विधि के द्वारा प्रजनन करता है, पुनर्जनन करता है या मुकुलन के द्वारा जनन करता है। बताइए धातु के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। धातु के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 हो जाएंगे। बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, 28 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सी गैस कहा गया, दमघुट्टू गैस कहा गया, जो हमारे हीमोग्लोबिन में मिश्रित होकर हमें सांस लेने में अवरोध उत्पन्न करती है। बताइएगा स्टारफिश जो है वह किस समूह से संबंधित हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। स्टारफिश किस समूह से संबंधित हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। और बताइएगा जोंकलीच किस समूह से हो जाएगा, एनालिडा समूह से हो जाएगा। जोंकलीच किस समूह से हो जाएगा, एनालिडा से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। बताइएगा कैल्शियम तत्व जो है वह कि कैल्शियम तत्व कैल्शियम तत्व के वर्ग को कौन सा वर्ग कहा जाता है, क्षार मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहता है, क्षार मृदा धातु कहा जाता है। बताइएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसके एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम किस नियम से संबंधित है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा पीतल जो है किस किस तत्वों का सम्मिश्रण हो जाएगा, तांबा और जस्ता का हो जाएगा। पीतल किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा, तांबा और जस्ता का। तांबा कितना प्रतिशत होता है, 70% और जस्ता 30% हो जाएगा। बताइएगा प्लाज्मोडियम जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम क्या प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बताइएगा प्रोपीन यौगिक में कैसा बॉन्ड होता है, प्रोपीन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। बताइएगा विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति क्या बनाती है, या विद्युत धारा बनाती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति क्या बनाती है, विद्युत धारा बनाती है। और इसके विपरीत होता है ना धारा का गमन। बताइएगा यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह कैसा क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार। देखिए पीएच रिएक्टर स्केल जो होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, सोरेनसन के द्वारा 1909 में की गई थी। और देखिएगा 7 वाला जो होता है उदासीन होता है, और बाईं तरफ क्या होता है, अम्ल होता है, और दाईं तरफ क्या होता है, क्षार होता है। बाईं तरफ जितना बढ़ेंगे वो अम्लता बढ़ती जाएगी, और दाईं तरफ जितना क्षार की ओर बढ़ेंगे उसकी क्षारिता बढ़ती जाएगी। मतलब जिधर जो जा रहा है उधर ही बढ़ेगा।
कम होगा उतना अधिक हाँ अम्लीय हो जाएगा। बताइएगा सरीसृप वर्ग के जानवरों की जो त्वचा होती है वह कैसी होती है? शुष्क होती है। कैसी होती है? शुष्क होती है। नए पीएच स्केल जो होता है ना क्षारीय में इधर ठीक है सही है। बताइएगा तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस के द्वारा दर्शाया जाता है? लेमडा के द्वारा बताया जाता है। v बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है। चाल v बराबर एन लेमडा। बताइए चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किसकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है? केचुए की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। और केचुआ जो होता है किस अपने किस अंग से श्वसन करता है? त्वचा से करता है। किससे करता है? त्वचा से श्वसन करता है। केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऑटोमोबाइल में दूरी को किस मापक यंत्र से मापा जाता है? ओडोमीटर से मापा जाता है। ऑटोमोबाइल में दूरी किससे मापी जाती है? ओडोमीटर से मापी जाती है। और वेग जो होती है जो गति वह किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से मापी जाती है। बताइएगा दूरी कैसी भौतिक राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अदिश राशि है। यह ऋणात्मक दूरी जो हो जाएगी वह नहीं हो सकती है। बताइएगा एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। और एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH हो जाएगा। CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को कौन सी धातुएं कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। और वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। बताइएगा दूध का दही में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और वाष्पीकरण कैसी घटना हो जाएगी? सतही घटना हो जाएगी। बताइएगा बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में कौन से अम्ल होने के कारण इसके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? मेथनोइक एसिड होने के कारण। बिच्छुआ बोलिए बिच्छू। बताइएगा हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? पहले आवर्त में रखा गया। हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? पहले आवर्त में रखा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विकासवाद के सिद्धांत जो है वह किससे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा हो जाएगा। और बताएगा द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यह भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा है। द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा रचित हो जाएगी। बताइएगा पक्षी वर्ग के पंखों के साथ कौन कौन सी त्वचा जो या ग्रंथि विहीन होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। पक्षी वर्ग के पंख क्या होते हैं? शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं। बताइएगा निष्क्रिय गैसें जो है वह किस समूह में होती है? 18वें समूह में हो जाएगी। किस समूह में हो जाएगी निष्क्रिय गैसें? 18वें समूह में हो जाएगी। बताइएगा पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 अंडकोश होते हैं। बताइएगा नाइक्रोम जो होता है वह किस किस का मिश्रण हो जाएगा? नाइक्रोम निकेल क्रोमियम मैग्नीशियम और आयरन का हो जाएगा। निकेल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन का मिश्रण हो जाएगा नाइक्रोम। और नाइक्रोम के तार का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? हीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हीटर उपकरण में किया जाता है। यंत्र बोल दिए उपकरण में किया जाता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया डिस्कशन के माध्यम से। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? यह वियंतियांग लाओस देश की अध्यक्षता में किया गया था वियंतियांग में। बताइएगा 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक जो है 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह समोआ में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? समोआ में। बताइएगा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। बताइएगा 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी नई दिल्ली में किया गया था। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और बताइएगा 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? थाईलैंड बैंकॉक में। और बताइएगा बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में। बताइएगा पहला सागर माथा संवाद 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? या काठमांडू में। और
काठमांडू में आयोजित किया था। पहला सागरमाथा संवाद 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में आयोजित किया गया था। और सागरमाथा नेपाल में किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट के माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। बताइएगा 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? या गांधीनगर गुजरात में किया गया था। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। बताइएगा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? या चंडीगढ़ में किया गया था। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। बताइएगा 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? या मलेशिया में किया गया था। मलेशिया कुआलालंपुर में। 86वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। बताइएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? या ब्राजील में किया गया था। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था। विश्व खाद्य भारत 2025 जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? या भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बताइएगा किस राज्य को ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एलईपी योजना शुरू की है? या कर्नाटक के द्वारा की गई है। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एलईपी योजना शुरू की है? या कर्नाटक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा की गई। बताइएगा ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? या स्पेन हो जाएगा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? स्पेन रहा है। कौन सा देश रहा है? स्पेन रहा है। बताइए किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में मनाया गया। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? या इजराइल में मनाया गया। बताइएगा किस भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कौन सा देश पूरी कर देगा? या रूस के द्वारा किया जाएगा। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कौन सा देश करेगा? रूस करेगा। बताइएगा किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है 2025 में? या कीर स्टारमर को किया गया। किसको किया गया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे कीर स्टारमर को किया गया है। बताइएगा किस विश्वविद्यालय के चार संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? या नागालैंड विश्वविद्यालय के? किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? या नागालैंड विश्वविद्यालय हो जाएगा। बताइएगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? या आयुष मंत्रालय के द्वारा किया। और अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है केंद्र में? जेपी नड्डा हो जाएंगे। जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। सही है, जेपी नड्डा ही हो जाएंगे। बताइएगा पीएम मोदी ने किस ये तो बिहार के हो जाएंगे। बताइएगा पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं? यह बिहार हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 लाख रुपए हस्तांतरित किए हैं? यह बिहार हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य के जिनाली मोदी को उसके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? या महाराष्ट्र के द्वारा किया गया? महाराष्ट्र। और वो चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार जो है ना वो दिया गया वर्ल्ड में, वो है सुप्रिया साहू। इसका युवा बताइएगा किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त किया गया है? या छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? या छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य के सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओजू जल विद्युत परियोजना को कहां में मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। बताइएगा बिग बैश लीग के टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? आर अश्विन हो जाएंगे। और इसमें बिग बैश लीग में है ना सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है किनको प्राप्त हुआ? निखिल चौधरी हो जाएंगे जो पंजाब के थे, अभी खेल रहे हैं बीबीएल में। बताइएगा जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन हो जाएंगी? हिमांशी टोकस हो जाएंगी। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन हो जाएंगी? हिमांशी टोकस हो जाएंगी। और बताइएगा भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? या मोरक्को में की गई। भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? या मोरक्को में स्थापित की गई है। बताइएगा डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? या अग्नि प्राइम का किया है? किसका किया है? अग्नि प्राइम का। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958।
बताइएगा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर हो गई है? यह 27,000 पे हो जाएगी। और बताइएगा भारतीय वायुसेना ने मिग-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया है? यह चंडीगढ़ में किया। भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। बताइएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में 2025 में किनके कार्यकाल में विस्तार हुआ है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। बताइएगा विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने वाले रैंप कार्यक्रम का जो शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तेलंगाना के द्वारा किया गया। बताइएगा भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? या IIT मद्रास को किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन सा देश बन गया है? यह कतर हो जाएगा। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन हो जाएगा? कतर हो जाएगा। और UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला यूरोपीय देश फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में किया है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में किया गया। और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना कहाँ की गई है? पटना में ही की गई है। बताइए कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जो है वह किसके द्वारा जीती गई है? कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 या अमसी प्रसन्न कुमार के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? अमसी प्रसन्न कुमार के द्वारा कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता गया है। बताइएगा पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तमिलनाडु में की गई। और मीठे पानी की केकड़े की खोज कहाँ की गई है? केरल में की गई है। कहाँ की गई है? केरल में मीठे पानी के केकड़े की खोज। और दक्षिण भारत का जो कश्मीर है वो किसको कहा जाता है? केरल को ही कहा जाता है, जहां भी जो है गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं है, गर्मी है वहां उपलब्ध। अपना लोग के यहाँ क्या है? ठंडी उपलब्ध है। बताइएगा किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? बिहार में किया गया। बिहार में अभी रामसर स्थलों की संख्या कितनी हुई है? 6 हो गई है। एक उदयपुर पश्चिम चंपारण, गोकुल बक्सर हो जाएगा, नागिनट्टी जमुई, कांवरताल बेगूसराय, और एक हो जाएगा आपका गोगाबिल कटिहार हो जाएगा। बताइएगा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन हो जाएगी? कांवरताल झील बेगूसराय हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। अब भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह धारगल गोवा में किया गया है। भारत में पहली एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? धारगल गोवा में हुआ है। बताइएगा किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजिटल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? यह हिमाचल में किया गया। और बताइएगा इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसको नामित किया गया है? यह दिलजीत दोसांझ को किया गया। किनको किया गया है? दिलजीत दोसांझ को किया गया है। पता नहीं कौन है। बताइएगा भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह चेन्नई में किया गया। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह चेन्नई में किया गया। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? यह भूटान के साथ की है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? यह भूटान का। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? रांगपो रेलवे स्टेशन। विक्रम भैया रांगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और किस राज्य का बालोद जिला जो है पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में 75 ग्राम पंचायतों को जो है ना बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? सिंगापुर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? यह सिंगापुर हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय सेना ने कहा ड्रोन कवच अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने कहा ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? सुरेखा शंकर यादव हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुरेखा शंकर यादव हो जाएंगी। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या की जांच जो है वो किस आयोग को सौंपी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और यदि हमारे ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चलें
कि इस हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आपको होमवर्क पूर्व में मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते विदा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।